यहाँ पे फिगर देखें, दिखाया गया है एक कलेजिया का, ठीक है। ये देखिए बर्ड बीक साइन दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए डायलेटेड वॉल है ईसोफेगस की, और ये लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर है जो रिलैक्स नहीं कर पा रहा, और ये एक बर्ड बीक क्लासिक साइन प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं हमें एक कलेजिया में? पेशेंट को डिस्फेजिया होगा दोनों सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। प्यूट्रिड ब्रेथ होगी क्योंकि वो फूड सारा एक्यूमुलेट कर रहा है ईसोफेगस में, तो वो रॉट हो जाएगा और उससे स्मेल प्रोड्यूस होगी। दूसरी फाइंडिंग है कि हमें लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर पे जो है हाई प्रेशर मिलेगा, यानी अगर डायलेटेड वॉल्स हैं और स्फिंक्टर भी टाइटन हो गया है तो इससे एक हाई प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, जो हमें ईसोफेजल मैनोमेट्री में मिलेगा एग्जामिनेशन पे। LES प्रेशर हाई मिलेगा। और याद रखिएगा इसमें ईसोफेजल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है, और बर्ड बीक साइन हमने देखा हमें मिलेगा बेरियम स्वैलो पे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है गर्ड। रिफ्लक्स हो एसिड का हमारे स्टमक से, उसको कहते हैं गर्ड। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें भी लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर की टोन जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पे फिगर देखें, स्टमक है और ऊपर ईसोफेगस है, एंड देन यहाँ पे ये लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर। तो इसमें ये डिसऑर्डर आ गया है कि ये इतना टाइट नहीं है, यानी इसकी टोन जो है वो कम हो गई है। बिल्कुल एक कलेजिया के ऑपोजिट केस है, टोन कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिफ्लेक्स करेगा बैकवर्ड इनटू द ईसोफेगस। एसिड वगैरह भी, फूड भी, तो एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा वॉल्स को। हमारे ईसोफेगस के जो सेल्स होते हैं वो याद रखिएगा नॉन कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। तो क्या होगा जब इन पे स्ट्रेस पड़ेगा तो इनकी सेल टाइप चेंज हो जाएगी एसिड वगैरह की वजह से, और ये नॉन सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स बन जाएंगे, गॉबलेट सेल्स जिनको कहते हैं, गॉबलेट सेल्स के साथ। और ये एक किस्म का मेटाप्लेजिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्स हो रहा है एसिड का स्टमक से ड्यू टू द रिड्यूस LES टोन। अब रिस्क फैक्टर में अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, फैट रिच डाइट, कैफीन और हाइटल हर्निया, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। ज़्यादातर हमने हाइटल हर्निया पे एम्फेसाइज करना है। तो इसमें क्या होता है, हमें एनाटॉमी पता है कि ईसोफेगस होता है और ये स्टमक के अंदर एंटर कर रहा है डायफ्राम वाले रीजन पे, ठीक है। डायफ्राम हमारे लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करता है। डायफ्रामेटिक हर्निया हो सकता है जिसमें जो स्टमक है हमारा वो हर्निएट कर सकता है इस डायफ्राम में से। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया होता है। अब उसमें क्या होता है, ये स्टमक जो है ये हर्निएट करेगा अपवर्ड इनटू द ईसोफेगस के अंदर, तो इसको हम स्लाइडिंग हाइटल हर्निया कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट है कार्डिया ऑफ द स्टमक। तो अब क्योंकि यहाँ पे स्फिंक्टर नहीं है, सिर्फ कार्डिया वाला रीजन है, तो इसमें ईसोफेगस में कार्डिया का रीजन आ गया है, तो ये रिफ्लेक्स करवा देगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्फिंक्टर नहीं है और ये बस ये कार्डिया का रीजन है जो प्रेस कर रहा है ईसोफेगस के अंदर, तो ये रिफ्लेक्स करवाएगा और गैस्ट्रिक ईसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज़ का रिस्क बढ़ा देगा। एक और पॉइंट है, यहाँ पे जो है लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर की टोन कम होती है। ये नॉर्मल होता है जब ये हर्निया होगा तो हमें एक ओवर ग्लास अपीयरेंस मिलेगी। जब ये हर्निया होगी तो लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर नॉर्मल होगा तो हमें यहाँ पे ओवर ग्लास अपीयरेंस मिलेगी, या और बीच में यहाँ पे कंप्रेशन भी मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें याद होनी चाहिए। एक और पॉसिबिलिटी है जब हम डायफ्रामेटिक हर्निया की बात करते हैं, वो है कि पेशेंट को डेवलप हो सकता है, यानी ये देखिए ईसोफेगस है, देन डायफ्राम और फिर स्टमक। तो यहाँ पे स्टमक जो है ना हर्निएट कर सकता है नेक्स्ट टू द ईसोफेगस, तो उसको हम पैरा ईसोफेजल हर्निया कहते हैं। पैरा ईसोफेजल क्योंकि ये हर्निएट हो रहा है इसका पोर्शन बिल्कुल नेक्स्ट टू द ईसोफेगस, तो ये पैरा ईसोफेजल हर्निया लेस कॉमन है बनस्बत स्लाइडिंग हर्निया के। दूसरा इसकी क्लासिक एसोसिएशन है यहाँ पे कि वॉवल साउंड्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पे लंग है, लोअर लंग फील्ड पे हमें वॉवल साउंड्स नहीं मिलेंगे सॉरी, ठीक है। तो लोअर लंग फील्ड में हमें वॉवल साउंड्स भी मिलेंगे। दूसरा ये हर्निया जो है प्रेजेंट करता है कंजेनाइटली, तो लंग को लेस स्पेस मिलेगी डेवलप होने के लिए, तो लंग हाइपोप्लेजिया होगा पेशेंट को। तो ये पार्टिकुलर पैरा इसोफेजियल जो हर्निया है इसमें पेशेंट को गर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा आ जाए गर्ड पे, तो हमने देखा रिफ्लेक्स होगा एसिड का स्टमक से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम होने की वजह से, और हाइटल हर्निया की हमने इसके साथ एसोसिएशन देखी, रिस्क फैक्टर है। अब गर्ड के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पेशेंट को हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी जो कि मिमिक करेगा कार्डियक चेस्ट पेन को। इसके अलावा एस्थमा और कफ के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। एडल्ट ऑनसेट एस्थमा होगा, ठीक है, याद रखिएगा, न्यू ऑनसेट एस्थमा होगा उसको एज ए एडल्ट। और कफ ये स्टमक है, एंड देन ईसोफेगस, तो इसका जो कंटेंट है एसिड वगैरह वो ईसोफेगस में एंटर कर रहा है, तो एयरवेज को भी अफेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से एस्थमा और कफ हो रहा है।
एसिड जो है वो टीथ के लेवल पे भी आ सकता है और इनेमल ऑफ द टीथ को डैमेज कर सकता है, ये क्लिनिकल फीचर्स है। और अल्सरेशन भी मिल सकती है विद स्ट्रक्चर। अगर एसिड जो है म्यूकोज़ा को डैमेज करे तो वहाँ पे अल्सरेशन हो सकती है। और म्यूकोज़ा सब म्यूकोज़ा, यहाँ पे अगर म्यूकोज़ा के रीजन पे अल्सरेशन हो रही है और थोड़ा बहुत सब म्यूकोज़ा का भी एरिया इन्वॉल्व है, तो स्टेम सेल्स भी इसमें क्योंकि अफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हीलिंग नहीं होगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की वजह से लूमेन लॉस हो जाएगा, यानी नैरोइंग हो जाएगी और लोअर इसोफेजियल नैरोइंग हमें मिलेगी। अल्सरेशन विथ स्ट्रक्चर। अगली कॉम्प्लिकेशन है कि ऐसे जब रिफ्लक्स होगा तो मेटाप्लेजिया हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बैरेट इसोफेगस। तो यहाँ पे बैरेट इसोफेगस की पिक्चर दिखाई गई। यहाँ पे देखिए नॉन कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम हमें नज़र आ रही है, जो कि नॉर्मली लाइन करती है इसोफेगस को। यहाँ से एसिड आया है और उसने लोअर इसोफेगस के इस पोर्शन को एब्रप्टली एंड कर दिया है, उस वाली एपिथेलियम को, और यहाँ पे हमें कोलमनार सेल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेटाप्लेजिया हुआ है। नॉन सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम विथ गॉबलेट सेल्स जो है, जो पूरे इंटायर इस नॉन सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम विथ गॉबलेट सेल्स जो है, ये आ गए हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया उनको। ठीक है, गॉबलेट सेल्स भी मिलेंगे क्योंकि ये मेटाप्लेजिया है, तो इससे डिस्प्लेजिया भी हो सकता है और उसके बाद आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा भी बन सकता है। तो अब हम चलते हैं इसोफेजियल कार्सिनोमा पे। इसोफेजियल कार्सिनोमा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा में याद रखिएगा कि मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी ग्लैंड्स की, और ग्लैंड्स हमें पता है इसोफेगस में नॉर्मली नहीं होते। तो ये कहाँ पे होगा, जब मेटाप्लेजिया हो जाएगा, यानी बैरेट इसोफेगस हो गया होगा, ग्लैंड्स बन गए होंगे, तो वहाँ पे फिर ये इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा होगा। तो यानी मेटाप्लेजिया होगा तो ही एडिनोकार्सिनोमा होगा, और हमें पता है कि मेटाप्लेजिया लोअर इसोफेगस में होता है, बैरेट इसोफेगस में। और ये एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप है इसोफेजियल कार्सिनोमा की वेस्ट में। ठीक है, दैट्स इट, ये इसके बेसिक थे। उसके बाद अब इसके रिव्यू देख लें। तो ये मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंड्स की, हमने कहा वेस्ट में ज़्यादा कॉमन है, बैरेट इसोफेगस के ऊपर होगा, लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस को इन्वॉल्व करेगा। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की बात करें तो ये भी मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है स्क्वामस सेल्स की। अब ये पूरी दुनिया में जो है इसोफेजियल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये अपर और मिडिल थर्ड ऑफ द इसोफेगस में ज़्यादातर अराइज करते हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें आ जाता है हमारे पास बहुत से इसके रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन आपने समराइज़ करके याद कर लें। इरिटेशन वर्ड याद रखिएगा, अगर आपने म्यूकोज़ा को इरिटेट किया तो वहाँ पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो अल्कोहल टोबैको, इनसे इरिटेशन होगी, हमें पता है एपिथेलियम को इरिटेट करते हैं म्यूकोज़ा को, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा वेरी हॉट टी, अगर जहाँ जैसे ईरान और चाइना में ली जाती है वेरी हॉट टी, तो उनमें जो है ना स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है। एक कलेजिया भी इसका कॉज है, उससे भी रिस्क बढ़ेगा। कैसे, इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर इसोफेजियल मोटिलिटी होती है और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो है रिलैक्सेशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए फूड अगर फिल हो गया पूरे इसोफेगस में, तो यहाँ पे रॉट करना शुरू हो जाएगा और हमारे म्यूकोज़ा को इरिटेट करता जाएगा। तो ये एक ग्लेजिया की वजह से भी जो है आगे जाके स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। इसके अलावा इसोफेजियल वेब से भी होता है ये। देखिए ऑफकोर्स देखिए प्रोट्रूजन होगी म्यूकोज़ा की, जो कि ब्लॉकिंग करवा देगी फूड की, तो फूड देखें पाइल अप होना शुरू हो जाएगा वेब के ऊपर, रॉट होगा और हेलिटोसिस होगी पेशेंट को, बैड ब्रेथ, और ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा करेगा क्योंकि वो इरिटेट करेगा। देन इसोफेजियल इंजरी भी इसका कॉज है, जैसे लाए इंजेक्शन। लाए एक केमिकल है जो कि बालों को स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये जो है कोई बच्चा एक्सीडेंटली खा भी सकता है, तो वो इसोफेजियल इंजरी करवाता है और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। प्रेजेंट कैसे करेगा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, वो प्रोग्रेसिव होता है, डिस्फेजिया उसको मतलब प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा पेशेंट को, यानी पहले सॉलिड्स के लिए स्टार्ट होगा डिस्फेजिया, फिर सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों को डिस्फेजिया होगा पेशेंट को, दोनों के लिए। तो यहाँ पे पिक्चर देखें, इसोफेगस की पिक्चर है, यहाँ पे ट्यूमर ग्रो कर रहा है इसोफेगस के अंदर। तो सॉलिड्स को तो प्रॉब्लम होगी पास करने के लिए, लेकिन जैसे ये एक्सपैंड करेगा ना ट्यूमर, तो अब लिक्विड्स के लिए भी डिस्फेजिया होगा। इसके अलावा वेट लॉस होगा, ये क्लासिक फाइंडिंग है कैंसर में, और पेन हेमेटोमेसिस भी हो सकती है ऑफकोर्स, क्योंकि अगर जैसे ये ग्रो करेगा और म्यूकोज़ा को एक्सपेंड करेगा तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, हेमेटोमेसिस। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में एडिशनली ये प्रेजेंट करते हैं हॉर्स वॉइस के साथ, और कफ होती है। और हॉर्स वॉइस इसलिए हो रही है क्योंकि ट्यूमर जो है अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में है, तो ये हमारे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व तक भी इन्वेड करके जा सकता है, और कफ जो है अगर वो ट्रेकिया तक इन्वेड किया। अब पेशेंट को इसोफेजियल कार्सिनोमा हुआ है तो वो ग्रो करेगा कैंसर,
और मेटास्टेसाइज भी कर सकता है। तो हमें इसके नोट्स याद होने चाहिए, कौन सा रीजन कहाँ पे ड्रेन करेगा और कहाँ मेटास्टेसिस होगी। तो याद रखिएगा, कैंसर जो है हमें अगर अपर 1/3 में होगा तो सर्वाइकल नोड्स को अफेक्ट करेगा, मिडिल 1/3 मेडिस्टिनल या ट्रेकियोब्रोंकाइल को, और लोअर 1/3 का है तो वो सीलियक और गैस्ट्रिक नोड्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ईसोफेगस की पैथोलॉजी। ठीक है, अब हम यही टॉपिक इरफान मसूद से भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम इरफान मसूद से भी ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे ईसोफेगस का, जिसमें सबसे पहले कंजेनाइटल एनामलीज है। नंबर 1 है ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। तो ये कंजेनाइटल कनेक्शन होता है ईसोफेगस के दरमियान और ट्रैकिया के दरमियान। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। अब ये हमने कहा कॉमन पैटर्न है, इसमें हमें ब्लाइंड ये अपर सेगमेंट मिलता है और फिस्टुला मिलता है लोअर सेगमेंट ऑफ द ईसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइप सी। क्योंकि देखिए ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो ये वाला जो वेरिएंट हम पढ़े इसको हम टाइप सी कहते हैं। तो अब इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करेंगे, उनको फ्रॉदिंग और बबलिंग मिलेगी, हमें उनकी फ्रॉदिंग होगी, बबलिंग, कफ, साइनोसिस और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा बेबी को। अब इमीडिएट रीगर्जिटेशन और एस्पायरेशन मिलेगी जैसे वो खाना खाएगा, क्योंकि वहाँ से वो सब बाहर निकलेगा, क्योंकि ये तो ब्लाइंड एंड है। आइडेंटिफाई हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट फीड के दौरान ही ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि वो वापस आ जाएगा, रीगर्जिटेट हो जाएगा फूड। एसोसिएटेड विथ मैटरनल पॉलीहाइड्रोमिनोज, तो हमने पढ़ा पैथोमा में भी, क्योंकि जो बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो जीआईटी के थ्रू डाइजेस्ट होता है, वो किडनी से प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो उसको इंजेस्ट करता है और डाइजेस्ट होता है जीआईटी में, तो उससे उसकी अमाउंट कम होती रहती है, रेगुलेट होती है। तो अब ये इंजेस्ट नहीं हो पा रहा, वापस आ रहा है एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा। अब इसकी कुछ एसोसिएशन होती है ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला की। वेक्ट्रल सिंड्रोम आपने याद रखना है, ये निमोनिक है, वेक्ट्रल सिंड्रोम। वी से इसमें वर्टिब्रल एनोमलीज होंगी बेबी को, एनल अट्रेजिया हो सकता है, कार्डियक डिफेक्ट, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला होगा, रीनल एनोमलीज होंगी और लिम्ब एनोमलीज होंगी। ठीक है, डायग्नोस हम इसको कैसे करेंगे, इसमें हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जब पास करेंगे तो वो पास नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एक्सरे एब्डोमेन और चेस्ट करवाते हैं हम, ट्यूब जो है वो। तो अब इसकी डायग्नोसिस के लिए हम ट्यूब पास करेंगे। ठीक है, तो ट्यूब जो है ना कोयल मिलेगी अगर हमें ईसोफेगस में, और अगर हमें एयर नहीं मिलती स्टमक के अंदर तो इसका मतलब है बेबी को आइसोलेटेड ईसोफेजियल अट्रेजिया है। लेकिन अगर ट्यूब जो है वो ईसोफेगस में कोयल हो जाती है और स्टमक में भी हमें एयर मिलती है, यानी क्योंकि वो ट्रैकिया से सारी एयर स्टमक में जा रही है, तो इसका मतलब है उसको ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला फॉर्मेशन हुई है। अगर सिर्फ यहाँ पे कोयल कर रही है, स्टमक में एयर नहीं है, तो मतलब है बस यहाँ पे अट्रेजिया हुआ है, आइसोलेटेड ईसोफेजियल अट्रेजिया। नेक्स्ट टॉपिक है ईसोफेजियल वेब्स। अब ये ईसोफेजियल वेब्स जो हैं ये वेब लाइक असल में प्रोट्रूजन्स ही होती हैं हमारे ईसोफेजियल म्यूकोजा की लूमन के अंदर। तो ये डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करेंगे और ज़्यादातर याद रखिएगा ये अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में कॉमन है। प्लमर विंसन सिंड्रोम हम पढ़ के आए हैं ब्लड वाले यूनिट में भी, ये मिडिल एज वुमेन में होता है, ईसोफेजियल वेब फॉर्मेशन होती है और इसकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एसोसिएशन है। इसमें टंग जो है वो एट्रोफिक हो जाएगी, एट्रोफिक ग्लोसाइटस, बीफी रेड टंग मिलती है हमें, और इसमें ज़्यादा रिस्क होता है कि स्क्वामस कार्सिनोमा हो जाए ईसोफेगस का। उसके बाद अगली कंडीशन है ईसोफेजियल रिंग्स। तो ये रिंग लाइक प्रोट्रूजन्स होती हैं हमारे ईसोफेजियल म्यूकोजा की लूमन के अंदर। अब ये दो तरह की होती हैं, एक ए रिंग होती है, दूसरी बी रिंग। ए रिंग जो है वो गैस्ट्रो ईसोफेजियल जो हमारा जंक्शन है उसके ऊपर होंगी, जो जबकि बी रिंग जो है वो उनको हम शेड्सकी रिंग भी कहते हैं, शेड्सकी रिंग। तो ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है उस जगह पे होंगी, ठीक है, बी टाइप, जबकि ए वाली उसके ऊपर हो रही है अब। ये सारी हमने कर ली कंजेनाइटल एनामलीज। उसके बाद है कुछ मोटर डिसफंक्शन लेजन्स हमारे ईसोफेगस की, मोटर डिसफंक्शन लेजन। तो इसमें सबसे पहला है एकलेजिया, हम बार बार पढ़ते हैं, डेफिनेशन है कि ये ईसोफेजियल मोटिलिटी का डिसऑर्डर है जो कि 3 मेजर एबनॉर्मलिटीज़ के साथ होगा। एक तो इसमें हमारे इस लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की जो है वो फेलियर हो जाएगा टू रिलैक्स स्वेलोइंग के साथ। जब हम स्वेलोइंग करेंगे तो ये रिलैक्स नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दूसरा इसमें ए पेरिस्टेल्सिस होगी, पेरिस्टेल्सिस नहीं हो पाएगी, लॉस हो जाएगा उसका डिस्टल 2/3 में। और इसमें हमारे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की जो टोन है वो बढ़ जाएगी, इसकी रेस्टिंग टोन। तो इसकी पैथोजेनेसिस अब किस तरह है, ये जो है जब हमारा जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं माइंटेरिक प्लेक्सिस के, जिसको हम ओरबैक प्लेक्सिस भी कहते हैं, तो वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स डीजेनरेट कर जाएंगे। अब इनहिबिटरी न्यूरॉन्स में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड हमारे डिस्टल ईसोफेगस में। तो अब क्योंकि वो लॉस हो गया है तो हमारे गैंग्लियन लॉस हो गए हैं माइंटेरिक प्लेक्सिस के, तो स्मूथ मसल की मोटिलिटी भी बिल्कुल लॉस हो जाएगी।
दूसरा, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी लॉस हो गया, उसकी वजह से रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैक्सेशन के लिए, तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन इनकम्प्लीट होगी। अब इसकी एकलेजिया के कॉजेज़ क्या हैं? ज़्यादातर ये इडियोपैथिकली होता है। शेगास डिजीज़ में हमारे ये न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में, अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस में, सूडो एकलेजिया जो कि एकलेजिया लाइक सिम्टम होता है, जब कैंसर हो जाए हमारे गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन का तो उसको सूडो एकलेजिया कहेंगे। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट को क्या किस तरह होगी कि उसको डिस्फेजिया होगा, यानी स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी। डिस्फेजिया सॉलिड्स के लिए भी होगा, लिक्विड्स के लिए भी। ये ज़्यादातर 50 ईयर्स से ज़्यादा जो उम्र के पेशेंट्स होते हैं, लेस देन 50 ईयर्स, उनको ये अफेक्ट करता है एकलेजिया। इसमें उसको वेट लॉस होगा और नॉकटर्नल कफ होगी, ठीक है, रात के टाइम पे, एंड देन रीगर्जिटेशन भी होगी। जो भी खाएगा वो बाहर निकल आएगा। इसको डायग्नोस हम कैसे करते हैं? एक तो हम इसमें बैरियम स्वेलो करते हैं, जिससे तो उसमें देखिए हमें बर्ड बीक अपीयरेंस मिलती है, जिस तरह किसी परिंदे की चोंच होती है उस तरह से। दैट इज़ कि जो ईसोफेजल डायलेशन यहाँ पे मिल रही है और यूनिफॉर्म टैपरिंग हो रही है यहाँ पे डिस्टल ईसोफेगस की, तो उसको बर्ड बीक अपीयरेंस कहते हैं। दूसरा, इसकी डायग्नोसिस हम ईसोफेजल मैनोमीट्री के थ्रू करते हैं। तो जो हमारा लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर होता है ना, वहाँ पे रेस्टिंग प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए एक्यूमुलेट हो रहा है फूड यहाँ पे, वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा जंक्शन, एक्यूमुलेट हो के यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ईसोफेजल मैनोमीट्री में प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। और डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस होगी फूड की इन द बॉडी ऑफ द ईसोफेगस। इसकी बॉडी में वो पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पा रही, तो वो एक्यूमुलेट कर रहा है और हमें प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। तो ट्रीट हमने कैसे करना है? एकलेजिया को फार्माकोलॉजी के लिए हम करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो इसलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे ताकि उसकी जो है रिलैक्सेशन हो, और नाइट्रेट्स देंगे, और इसके अलावा बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन। ये ट्रीटमेंट याद होना चाहिए फार्माकोलॉजिक। नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट में हम न्यूमेटिक डायलेशन करते हैं और हेलर्स मायोटोमी। इसमें न्यूमेटिक डायलेशन में क्या होता है कि एंडोस्कोपिक सर्जरी है, जिसमें हम जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो एंडोस्कोप की मदद से एयर फिल्ड बैलून जो है हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पे जो है वो उसकी तरफ गाइड करेगा। उसके बाद बैलून को इन्फ्लेट करेगा और स्ट्रेच होगा, तो उससे हमारे जो मसल के फाइबर्स है वो पार्शियली टीयर होंगे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के, तो उससे फूड और लिक्विड जो है फिर आगे स्टमक की तरफ पास करेंगे। इसके अलावा ये हेलर्स मायोटोमी भी सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स, उनको कट किया जाता है ताकि एकलेजिया को ट्रीट किया जाए और फूड और लिक्विड को ताकि वो इजीली पास कर सके स्टमक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फाइबर्स हम कट करते हैं हेलर मायोटोमी में। अब कुछ क्लिनिकल पर्ल्स हैं। डिस्फेजिया एंड मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। डिस्फेजिया जो कि स्क्लेरोडर्मा की वजह से होता है, तो उसमें मैनोमेट्रिक फीचर्स हैं। एक तो उसमें पेरिस्टाल्सिस कम हो जाती है, दूसरा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो रेस्टिंग प्रेशर है वो हमें कम मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा स्क्लेरोडर्मा वाली डिस्फेजिया में। जबकि यहाँ पे जो अभी हमने एकलेजिया पढ़ा, तो उसमें जो मैनोमेट्रिक फीचर्स हैं वो है कि पेरिस्टाल्सिस यहाँ पे तो कम हो रही है, लेकिन जो रेस्टिंग लोअर इसोफेजियल प्रेशर है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज मिलता है हमें मैनोमीटर पे, ठीक है। लास्ट में एकलेजिया की कॉम्प्लिकेशन है, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हम पढ़ चुके हैं 5% केसेस में, जो कि मोस्ट सीरियस कंडीशन है। तो ये एकलेजिया की वजह से हो सकता है, क्योंकि फूड एक्यूमुलेट कर रहा है वहाँ पे, वो इरिटेशन करवाएगा म्यूकोजा की और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन सकता है। कैंडिडिया ईसोफेजाइटिस हो सकता है, डाइवर्टिक्यूलाइटिस बन सकते हैं, एस्पायरेशन नमूनिया और एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हाइटल हर्निया। तो ये डिफाइन हुआ है कि इसमें हर्निएशन हो जाती है हमारे स्टमक की अपवर्ड इनटू द चेस्ट के अंदर थ्रू द ईसोफेजल हाइटस। डायफ्राम में मौजूद होता है ना, ईसोफेजल हाइटस ओपनिंग होती है, उसके थ्रू जो है स्टमक ऊपर की तरफ हर्निएट कर जाए चेस्ट के अंदर। तो ये जो है जब सेपरेशन हो जाती है हमारे डायफ्रामेटिक क्रूरा की, और जो ये स्पेस होती है ये वाइडन हो जाती है, उसकी वजह से ये हाइटल हर्निया होता है। जो स्पेस है ना मस्कुलर क्रूरा और ईसोफेजल वॉल के दरमियान, वो वाइडन हो जाएगी। अब इसमें टाइप्स होती हैं हाइटल हर्निया की डिफरेंट। एक होती है ये स्लाइडिंग हर्निया, एक्सियल जिसको कहते हैं, दूसरी रोलिंग हर्निया होता है, ठीक है, नॉन एक्सियल। तो इसके अलावा भी है मिक्स्ड, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादातर इसको फोकस करेंगे। स्लाइडिंग हर्निया जो है एक्सियल वाला, ये मोस्ट कॉमन टाइप की हर्निया है। इसमें क्या होता है कि हर्निएशन होती है प्रॉक्सिमल स्टमक की इस वाइडन डायफ्रामेटिक हाइटस से। इसमें हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा अबव द डायफ्राम। देखिए ये जंक्शन जो है वाइट डॉट से शो किया गया, ये अबव द डायफ्राम चला जाएगा। जबकि जो रोलिंग हर्निया है नॉन एक्सियल, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम पैरा इसोफेजियल हर्निया भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसोफेगस की बिल्कुल साइड पे हर्निया हुआ है। तो ये पोर्शन स्टमक का जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर होता है, ये बिल्कुल डिस्टल इसोफेगस की अलॉन्ग साइड आ जाएगा, उसके साइड पे। अब यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल जो जंक्शन है वो बिल्कुल डायफ्राम के लेवल पे ही रहेगा, जबकि स्लाइडिंग में अबव द डायफ्राम था। अब
क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं हाइड्रल हर्निया के? ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कॉमनली हमें ये इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह चेस्ट एक्सरे पे मिलता है। तो पेशेंट हार्ट बर्न के साथ प्रेजेंट कर सकता है, उसको हार्ट बर्न होगा, रीगर्जिटेशन भी हो सकती है। पैरा ईसोफेजियल हर्निया जो है वो गैस्ट्रिक वॉल्वुलस भी करा सकता है, ठीक है। पैरा वाले से रोलिंग टाइप से जो है गैस्ट्रिक वॉल्वुलस भी हो सकता है। इसमें आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? अल्सरेशन हो सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन, स्ट्रेंगुलेशन, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है ईसोफेजियल डायवर्टिकुला। तो ये क्या होते हैं? ये असल में आउट पाउचिंग सी होती है हमारे एलिमेंट्री ट्रैक की, ठीक है। पूरे एलिमेंट्री ट्रैक की कहीं पे भी हो सकती है। असल में ये ट्रू भी हो सकता है या फास्ट डायवर्टिकुलम भी हो सकता है। ट्रू जो डायवर्टिकुलम है वो आउट पाउचिंग होती है, जो कि म्यूकोजा के साथ मिलाइन हुई भी होगी, सब म्यूकोजा भी होगा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और सिरोजा। जबकि फास्ट डायवर्टिकुलम की आउट पाउचिंग में सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा होंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इसकी अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है। नंबर 1 टाइप है ज़ेंकर डायवर्टिकुलम। अब इसमें ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम को हम फेरेंजो ईसोफेजियल डायवर्टिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम फेरेंजल पाउच भी कह सकते हैं। ये मोस्ट ही कॉमन वाली जो टाइप है ना ईसोफेजियल डायवर्टिकुलम की, वो ज़ेंकर्स है। तो इसको हमें बाकी आउट पाउचिंग से, जो कि हमारे क्रिकोफेरेंजस मसल्स से होती हैं, उनसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, जो कि अब सॉरी ये वाली जो डायवर्टिकुलम है ये हमारी आउट पाउचिंग है, जो कि क्रिकोफेरेंजस मसल से ही हो रही है, ठीक है। फिगर में भी शोन है, और ये अबव द अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होगी, ठीक है, उसके बिल्कुल अबव, और हो रही है क्रिकोफेरेंजस मसल से। तो ये प्रोट्रूड करेगा नेचुरल वीक पॉइंट से, जो हमारा होता है किलियन डेहिसेंस, जो हम एनाटॉमी में भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा वीक पॉइंट होता है, यहाँ से ये प्रोट्रूड करेगा बिटवीन द इन्फीरियर फेरेंजल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड क्रिकोफेरेंजस मसल, इन दोनों के दरमियान से प्रोट्रूड करेगा। अब पैथोजेनेसिस इस तरह है कि हमारा डिसऑर्डर्ड क्रिकोफेरेंजस मोटर डिस्फंक्शन हो जाएगा। उस वजह से ये विथ या विदाउट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकता है, यानी पेशेंट को गर्ड भी हो सकता है। और इसमें हमें ल्यूमिनल साइज़ जो है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का, वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है पेशेंट में। अब क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, रीगर्जिटेशन होगी, नेक में मास मिलेगा, और हेलिटोसिस होगी। हेलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ, क्योंकि उसका फूड जो है वो सारा यहाँ पे इंट्रैप कर रहा है, रॉट होगा, उसकी वजह से स्मेल होगी। अगला होता है ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम, ये दूसरी टाइप है। अब इसमें क्या होता है, ये हमें लोकेटेड होता है बिल्कुल मिड पॉइंट ऑफ द ईसोफेगस पे ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम होगा। तो ये स्कारिंग की वजह से होता है, जो स्कारिंग मेडियस्टेनल लिम्फेडिनाइटिस की वजह से हुई है, जैसे कि टीबी में हमारी मेडियस्टेनल लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है और स्कारिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से ये डायवर्टिकुलम बन सकते हैं, और ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। देन लास्ट टाइप है एपीफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। अच्छा, तो अब इस एपीफ्रेनिक टाइप वाली जो है, ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के बिल्कुल अबव जो है इमीडिएटली यहाँ पे लोकेटेड होता है। ये जब डिसकोऑर्डिनेशन हो जाए पेरिस्टालसिस की और हमारे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन के दरमियान डिसकोऑर्डिनेशन हो, उसकी वजह से ये एपीफ्रेनिक डायवर्टिकुला बन जाते हैं। तो ये नॉक्टर्नल रिगर्जिटेशन के साथ प्रेजेंट करेंगे ऑफ मैसिव अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड, जो है पेशेंट को रात को टाइम पे उसकी रिगर्जिटेशन होगी, मैसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे ये सारी मोटर डिस्फंक्शन लेशंस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है ईसोफेजियल इंजरीज और इन्फेक्शन। उसमें सबसे पहले हमारे पास मैलरी वेस्ट सिंड्रोम। ये रेफ़र करता है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल टीयर्स आ जाते हैं हमारे गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन पे। क्यों आते हैं? जब सीवियर रेचिंग हो या वॉमिटिंग के दौरान। तो ये ज़्यादातर अल्कोहलिज्म की वजह से होता है। प्री डिस्पोजिंग इसमें फैक्टर्स हैं, हाइटल हर्निया की वजह से भी मैलरी वेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, ये लेसरेशंस हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन इसकी है, पेशेंट जो है हेमेटोमेसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, जो कि खुद ही सबसाइड कर जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसमें बोरहेव सिंड्रोम हो सकता है, यानी जो डिस्टल ईसोफेगस है वो डीपली भी रप्चर हो सकता है और मेडियस्टेनम को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बोरहेव सिंड्रोम। देन अगला टॉपिक है ईसोफेजियल वेराइसिस। तो ईसोफेजियल वेराइसिस क्या होती हैं? ये हमारी डायलेटेड सब म्यूकोजल वेन्स होती हैं लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस पे, ठीक है, लोअर थर्ड पे होंगी ये ज़्यादातर पोर्टल हाइपरटेंशन के सेकेंडरीली होती हैं। अब ज़्यादातर इसका कॉमन कॉज सिरोसिस होता है। मोस्ट कॉमनली ये डेथ करवा देती है सिरोसिस में। इसकी प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट हेमेटोमेसिस के साथ ही प्रेजेंट करेगा, जो कि रेयरली सबसाइड करे स्पॉन्टेनियसली। कॉम्प्लिकेशंस हैं कि ये फैटल हेमरेज करवा सकती है। उसके बाद है गर्ड यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसको हम रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस भी कहते हैं। तो ये असल में गैस्ट्रिक कंटेंट्स का रिफ्लक्स होता है जो हमारे लोअर ईसोफेगस में हो जाए, जिसके नतीजे में ईसोफेजल इरिटेशन होगी और इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि हम लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर की जो रिलैक्सेशन है वो बिल्कुल ट्रांजिएंट होगी, या फिर
इनकम्प्लीट लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन होगी, उसकी वजह से सारा एसिड कंटेंट ईसोफेगस में चला जाएगा। रिस्क फैक्टर्स हैं स्लाइडिंग हर्निया जो हमने टाइप पढ़ी, उसकी वजह से ये हो सकता है गर्ड, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की वजह से, रिपेरेटिव कैपेसिटी हमारी म्यूकोजा की जब कम हो जाए, या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम हो जाए। क्यों कम होगी? हाइपोथायरॉयडिज्म में कम हो सकती है, सीएनएस डिप्रेसेंट्स ड्रग यूज़ करने से, प्रेगनेंसी में अल्कोहल और टोबैको यूज़ से। अब मॉर्फोलॉजी क्या मिलती है गर्ड में? हमें इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे स्क्वामस एपिथेलियल लेयर के अंदर, ठीक है, इन्फ्लामेटरी सेल्स। बेजल जोन हाइपरप्लेजिया मिलेगा। लेमिना प्रोप्रिया जो है उसकी इलोंगेशन हो जाएगी कैपिलरी कंजेशन के साथ। जो अर्ली इंजरी का मार्कर होता है वह है इंट्रा एपिथेलियल यूजिनोफिलिया मिलेगा, लेकिन सिवियर अगर इंजरी हो गई है तो हमें इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, पहले यूजिनोफिल्स देन न्यूट्रोफिल्स सिवियर केस में। क्लिनिकल फीचर्स गर्ड के होते हैं, पेशेंट जो है ईसोफेजियल सिम्टम्स के लिहाज से देखें तो उसको हार्ट बर्न होगा, एटिपिकल चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, डिस्फेजिया की कंप्लेन, रीगर्जिटेशन और वाटर ब्रश होता है यानी मिक्सचर होता है स्पिट का, यानी जो स्लाइवा होता है हमारा, और स्टमक के एसिड का, जो कि अनप्लेजेंट सोर टेस्ट हमारे मुंह में करवाए, माउथ में, ठीक है, उसको हम वाटर ब्रश करते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा ईसोफेजियल सिम्टम में पेशेंट को कफ होगी, एस्थमा जो कि पुअरली कंट्रोल होगा, लेरिंजाइटिस भी हो सकता है और डेंटल इरोजन्स भी हो सकते हैं, सारे एसिड के रिफ्लक्स की वजह से हो रहे हैं। कैसे हम गर्ड को डायग्नोज करेंगे? पेशेंट ये बेस करता है हिस्ट्री पे भी और एम्पेरिक ट्रायल ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे, यानी पेशेंट जो है पीपीआईज का यूज़ कर रहे होंगे जैसे कि ओमिप्राजोल वगैरह। तो एंडोस्कोपी जब हम करेंगे तो हमें कब करेंगे? जब पेशेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को रिस्पॉन्ड ना करे तो हमें एंडोस्कोपी करनी होती है। और अलार्म जो सिम्टम्स होते हैं अलार्मिंग, वो है डिस्फेजिया, अनीमिया, वेट लॉस, पॉजिटिव फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है, ये सारे इसमें अलार्मिंग साइंस सिम्टम्स होते हैं। अब अगर डायग्नोसिस अनसर्टेन है और एंडोस्कोपी भी हमें नॉर्मल मिलती है तो हम मैनोमेट्री करेंगे, तो उसमें हमें लोअर ईसोफेजियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ मिलेगा। 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग भी करेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है बैरेट ईसोफेगस। ये क्या होता है? ये मेटाप्लास्टिक चेंज होता है हमारी लाइनिंग म्यूकोजा ऑफ द ईसोफेगस का, उसका मेटाप्लास्टिक चेंज हो जाए। क्यों हुआ है? ड्यू टू द गर्ड की वजह से, एसिड का रिफ्लेक्स हो रहा है बार बार, उसकी वजह से मेटाप्लेजिया हो गया। इसमें क्या होता है? हमारी नॉर्मल जो स्क्वामस एपिथेलियम होती है ईसोफेगस की, वो रिप्लेस हो जाएगी मोर रेजिस्टेंट कॉलमनार एपिथेलियम के साथ। तो ये ज़्यादातर लॉन्ग स्टैंडिंग जो गर्ड के केसेस होते हैं 10%, उनमें ये होता है। टाइप्स होती हैं इसमें डिफरेंट, शॉर्ट सेगमेंट बैरेट होता है, लॉन्ग सेगमेंट बैरेट। जो शॉर्ट सेगमेंट बैरेट है उसमें लेस देन 3 सेंटीमीटर कॉलमनार एपिथेलियम होगी, जो कि एक्सटेंड करेगी सेफेल्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, ठीक है, उससे बिल्कुल ऊपर एक्सटेंड करेगी लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम। और लॉन्ग सेगमेंट बैरेट में क्या होगा कि मोर देन 3 सेंटीमीटर की कॉलमनार एपिथेलियम एक्सटेंड कर रही है सेफेलेड फ्रॉम द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, तो इसको हम क्लासिक बैरेट कहेंगे। अब बैरेट ईसोफेगस की मॉर्फोलॉजी किस तरह होती है? हमें रेड वेलवेटी किस्म का म्यूकोज़ा नज़र आएगा जो कि पिंक ईसोफेजियल म्यूकोज़ा के दरमियान होगा, और लाइट ब्राउन गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा मिलेगा, गैस्ट्रिक वाला लाइट ब्राउन, रेड वेलवेटी जो है वो ईसोफेगस का म्यूकोज़ा। इसके अलावा स्क्वामस एपिथेलियम की रिप्लेसमेंट हो जाएगी कॉलमनार एपिथेलियम के साथ। डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है कि जब कॉलमनार म्यूकोज़ा में हमें इंटेस्टाइनल गॉबलेट सेल्स भी मिले तो ये इसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो गया है ईसोफेगस का। डिस्प्लेजिया जो कि एक प्रिकर्सर होता है मैलिग्नेंसी के लिए, जब डिस्प्लेजिया प्रेजेंट होगा तो उसमें 2 टाइप्स हो सकती है, लो ग्रेड का डिस्प्लेजिया या फिर हाई ग्रेड का। लो ग्रेड में साइटोलॉजिक और आर्किटेक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी, बेजल ओरिएंटेशन जो है सारी न्यूक्लियाई की हो जाएगी एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है, यानी न्यूक्लियाई नीचे आ जाएंगे बेजली। और हाई ग्रेड के डिस्प्लेजिया में साइटोलॉजिक और आर्किटेक्चरल सेम एबनॉर्मलिटीज़ तो मिलेंगी, इसके अलावा लेकिन न्यूक्लियाई की यहाँ पे एपाइकल ओरिएंटेशन हो जाएगी, सारे एपिथेलियल सेल्स की न्यूक्लियाई एपाइकली आ जाएंगे। अब मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है? बैरेट मेटाप्लेजिया में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी देंगे, एंडोस्कोपी हर 2 से 3 सालों के अंदर करेंगे ताकि मेलिग्नेंसी के अंदर तो नहीं टर्न हो गया, उसको रूल आउट करने के लिए। बैरेट मेटाप्लेजिया में लो ग्रेड का अगर डिस्प्लेजिया हो गया है तो पीपीआईज तो हम देंगे, साथ में एंडोस्कोपी हर 6 से 12 महीनों के दरमियान। हाई ग्रेड का डिस्प्लेजिया हुआ है तो उसमें हमने एब्लेशन करनी होती है एंडोस्कोपी के साथ, और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करेंगे हम सेल्स को। उसके बाद क्लिनिकल पल्स है बैरेट ईसोफेगस। करंट डेफिनेशन जो है बैरेट ईसोफेगस की, वो 2 फैक्टर्स रिक्वायर करती है, एंडोस्कोपिकली विजिबल कॉलमनार मेटाप्लेजिया जो कि इररिस्पेक्टिव हो लेंथ का,
बस हमें कोलमनार मेटाप्लेजिया मिले, ठीक है, एंडोस्कोपिकली। और दूसरा हमें हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग मिले इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया की, यानी वहाँ पे गॉबलेट सेल्स मिले इंटेस्टाइनल टाइप के। तो ये इसकी करंट जो है वो डेफिनेशन है बैरेट इसोफेगस की। इसके में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं बैरेट इसोफेगस की वजह से? अल्सरेशन और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जो हम बार बार रिपीट करते हैं, और ये एडिनोकार्सिनोमा के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। शॉर्ट सेगमेंट एडिनोकार्सिनोमा जो शॉर्ट सेगमेंट में होगा विद अननोन इंक्रीज रेट, और लॉन्ग सेगमेंट में 30 to 40 फोल्ड इंक्रीज रेट के साथ। दैट्स इट, बैरेट इसोफेगस कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसोफेजियल इंजरीज एंड इन्फेक्शन का, जो कि इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस। तो ये ज़्यादातर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनमें होता है, और ये ओडोनोफेजिया के साथ प्रेजेंट करेगा, यानी कि पेन होगा पेशेंट को स्वेलोइंग के दौरान। अब इसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से भी ये इसोफेजाइटिस हो सकती है। तो उसमें हमें पंच्ड आउट अल्सर्स मिलेंगे, ठीक है। अल्सर्स स्मॉल होंगे लेकिन डीप होंगे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, स्मॉल बट डीप। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स की तरह बन जाएगा इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स के साथ, जो कि एपिथेलियल सेल्स के मार्जिन पे मिलेंगी हमें, मार्जिन ऑफ द अल्सर्स, यानी अल्सर है उसकी मार्जिन हैं, वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें हमें इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स मिलेंगी अलॉन्ग विद द मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स। अगर साइटोमेगलो वायरस की वजह से इसोफेजाइटिस हुई है तो उसमें हमें लीनियर अल्सर्स मिलते हैं, और अल्सर्स इसमें लार्ज होंगे लेकिन सुपरफिशियली होंगे, डीप नहीं होंगे। तो साइटोमेगलो वायरस में दोनों बनती हैं, इंट्रा न्यूक्लियर और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। देन कैंडिडिया एल्बिकन की वजह से हमें पैची ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन मिलती है इसोफेगस में, और ये ईस्ट प्रोड्यूस करेगा और डेंसली मेटेड फंगल हाइफी। दैट्स इट, लास्ट टॉपिक हमारा रह गया इसोफेजियल ट्यूमर्स। इसको हमने क्लासीफाई किया है बिनाइन ट्यूमर्स में और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में। बिनाइन वाले मेजनकाइमल ओरिजिन के होते हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक लियोमायोमास मोस्ट कॉमन, फाइब्रोमास, लाइपोमास, हिमेंजियोमास। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की डिटेल देखें तो ये बहुत ही कॉमन इसोफेजियल कार्सिनोमा है। इसमें मेल डोमिनेंट पैटर्न है, और ये 50 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले जो एडल्ट्स हैं उनमें होता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि बीटल च्यूइंग, टोबैको का यूज़, अल्कोहल, एकलेजिया, प्लमर विंसन सिंड्रोम, विटामिन ए, सी, B1, B2 की डेफिशिएंसी, सीलिएक डिजीज़ेज़, और बर्निंग हॉट बेवरेजेस कंज्यूम करना, ठीक है। इन सब से ये सारा हम डिस्कस करके आए हैं, इनसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। साइट क्या होती है? ज़्यादातर जो है वो मिडिल थर्ड ऑफ द इसोफेगस में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है 50%, अपर थर्ड में 20%, लोअर थर्ड में 30%। मॉर्फोलॉजिकली हमें ये प्रोट्रूडेड सा मिल सकता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा 60% केसेस में, 15% केसेस में ये बिल्कुल फ्लैट होता है, और 25 में ये एक्सकेवेटेड होगा। मेटास्टेसिस इसकी इंपॉर्टेंट है, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड में अगर अपर थर्ड में कार्सिनोमा हुआ है तो वो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेगा, मिडिल थर्ड में हुआ है तो मेडिस्टिनल नोड्स में, लोअर थर्ड में तो गैस्ट्रिक नोड्स के अंदर। अब इसकी लोकल एक्सटेंशन जो है वो अर्ली होती है, क्योंकि हमें पता है सीरोजा की यहाँ पे एब्सेंस है। हेमेटोजेनस स्प्रेड इसका लिवर और लंग्स में होता है, ब्रेन एंड बोन्स में भी। प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की, जो एसिम्टोमेटिक, ये ज़्यादातर मतलब एसिम्टोमेटिक होगा अर्ली, लेकिन फिर पेशेंट को प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, यानी पहले तो उसको सॉलिड्स के लिए ओनली डिस्फेजिया होगा अनलाइक द एकलेजिया, लेकिन फिर जो है डिस्फेजिया लिक्विड्स के लिए भी हो जाएगा जैसे जैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी। इसके अलावा इस कैंसर में पेशेंट को वेट लॉस और एनोरेक्सिया होगा, ब्लीडिंग एंड हॉर्सनेस होगी, जो कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। क्लिनिकल पर्ल्स हैं ईसोफेजियल कार्सिनोमा के, तो कि एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो हमारे लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस को अफेक्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, लोअर थर्ड में। तो एडिनोकार्सिनोमा हम बार बार पढ़ते हैं, बैरेट ईसोफेगस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है यूएस में, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में एडिनोकार्सिनोमा की, जबकि स्क्वामस कार्सिनोमा हमारे अपर 2/3 ऑफ द ईसोफेगस को अफेक्ट करेगा। एडिनो वाला लोअर थर्ड, स्क्वामस अपर 2/3। स्क्वामस वाला स्मोकिंग और अल्कोहल के साथ एसोसिएटेड है, और ये पूरी दुनिया में मोस्ट कॉमन टाइप स्क्वामस वाली है वर्ल्ड वाइड, वैसे ये वाला यूएस, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में। अब एडिनोकार्सिनोमा की थोड़ी सी डिटेल है। मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर होता है जिसमें ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन होगी। रिस्क फैक्टर बैरेट ईसोफेगस आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा करवा देगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें देखें 10% जो है रिस्क होता है, लाइफ टाइम रिस्क। टोबैको की वजह से हो सकता है ओबेसिटी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है। साइट की बात करें तो एडिनोकार्सिनोमा हमने कहा डिस्टल ईसोफेगस में होगा, ठीक है, लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस या डिस्टल ईसोफेगस। हिस्टोलॉजिक में हमें म्यूसिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंडुलर ट्यूमर मिलता है मोस्ट कॉमन, और सिग्नेट रिंग सेल टाइप ट्यूमर मिलेगा।
दैट्स इट। यहाँ पे पूरा ईसोफेगस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से भी, इरफान मसूद से, और फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टमक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।